सिविल सर्विसेज विद जकी में आपका स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद हमारा ये सीरीज फिर से इसको हम रिज्यूम कर रहे हैं। और प्रमुख पर्यावरणीय अवधारणा श्रृंखला जो मैंने शुरू किया था जून में ही, लेकिन कुछ कारणवश ये डिले हुआ और अब आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। इसीलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप चाहें तो मुझे हेल्प भी कर सकते हैं। तो किस प्रकार के जीव पारिस्थितिकी तंत्र में निवास करते हैं, और इसके साथ ही एक बहुत खुशखबरी भी आपको सुनाना चाहते हैं कि इस वर्ष 2023 में जो मुख्य परीक्षा हुआ है तो जीएस फर्स्ट और जीएस थर्ड में सीधा हमारे वीडियो से 4 क्वेश्चन आए। ये 4 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इन चारों क्वेश्चन को आप जाके वहाँ देख सकते हैं सेट में, और ये नंबरिंग के साथ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक जल के बारे में पूछा था कि जल संरक्षण पे था, उसी तरह से आईपीसीसी वाला ये आप देखे होंगे वीडियो। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आप जानते हैं कि पीटी में 20+ क्वेश्चन आया था। तो इस तरह आप हमारे साथ बने रहें और इस बार और अच्छे तरह से होगा। और हमने कई इसमें फ्री टेस्ट भी कर रखे हैं, तो हमारा ऐप वगैरह आप डाउनलोड ज़रूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम किन किन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं किस प्रकार के जीव पारिस्थितिकी तंत्र में निवास करते हैं, इस पे करेंगे चर्चा। और भोजन के लिए जीव एक दूसरे पर कैसे निर्भर रहता है, इस पे भी चर्चा करेंगे। उसी तरह से देखेंगे पोषी स्तर, जिसको ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है, वो आखिर है क्या, उस पर चर्चा करेंगे। और खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल यानी फूड चेन और फूड वेब में क्या है, इस पे भी करेंगे चर्चा। उसी तरह से मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, अपर्दाहारी, जिसको डिट्रियोवोरस कहते हैं, यानी कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस एंड डिट्रियोवोरस क्या है, इसको हम लोग चर्चा करके जानेंगे कि आखिर ये क्या है। उसी तरह से के चयनित और आर चयनित प्रजातियां क्या है, यानी के सिलेक्टेड और आर सिलेक्टेड स्पीसीज क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और फाइनली हम लोग देखेंगे खाद्य श्रृंखला में जैव आवर्धन या जिसको बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, तो वो क्या है, इसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, चूंकि जैसा कि मैंने बताया ये सारे वीडियो, चाहे वो ज्योग्राफी प्रमुख अवधारणा हो या पर्यावरण वाला हो, ये आपको पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड से बहुत ही क्वेश्चन आपको उससे आने वाला है। और इससे आप किस तरह से क्वेश्चन आएगा ये भी चलिए देख लेते हैं एक नज़र में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। इन 4 प्रश्न, इसको देख लीजिए एक बार। प्रश्न 1, स्वपोषी और विषमपोषी यानी ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप के बीच क्या अंतर है, प्रत्येक का एक उदाहरण देके समझाइए। ये भी आप बना सकते हैं क्वेश्चन। उसी तरह से कुछ उदाहरणों के साथ बताएं कि खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल यानी फूड वेब और फूड चेन आखिर क्या है, क्या दिखाता है, इस पे। उसी तरह से हम लोग देखेंगे तीसरा, जीव सामान्यतः क्या खाते हैं, इसके बीच अंतर का वर्णन करें कि कैसे हर्बीवोरस कार्निवोरस होता है। और 2 प्रजनन रणनीतियां, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी क्या है, यानी 2 रणनीतियां जिसके बारे में हमने आपको बताया कि के सिलेक्टेड स्पीसीज और आर सिलेक्टेड स्पीसीज क्या है। ये 2 रणनीतियां हैं प्रत्येक जीव में, तो वो देखेंगे आखिर क्या है इसको। और चौथा क्वेश्चन जो आपके पास आएगा, उच्च स्तरीय विषमपोषी यानी हेटेरोट्रॉप पर जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन और इसके परिणाम की व्याख्या करें, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है। जैसा कि हम बताएंगे आपको किस तरह से अमेरिका और किस तरह से इंडिया में गिद्धों का विलुप्ति हुआ, किस तरह से अमेरिका में जो ब्लेडेड ईगल है या ईगल वहाँ बहुत सारे विलुप्त हुए। तो ये बायोमैग्निफिकेशन क्या, इसके पीछे क्या था, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सारे चीज़ पीटी और मेंस दोनों के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और प्लीज़ इसको अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों को भी बोलिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। किस प्रकार के जीव पारिस्थितिकी तंत्र में निवास करते हैं, जो हमारा एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, तो इस पर भी ये चर्चा कर लें। तो पारिस्थितिकी तंत्र का तात्पर्य क्या है कि ये, इससे हमारा आशय ये होता है पारिस्थितिकी तंत्र से कि विभिन्न प्रकार के जीवों और विभिन्न अन्य घटकों के बीच अन्योन्याश्रयता यानी उसके बीच अन्योन्याश्रय संबंध है, यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और इन अंतःक्रियाओं के साथ जैसे कि घटक की क्रिया की जटिल प्रणाली
एक बनती है, जो बनती रहती है, जटिल प्रणाली बनती है। और इन जटिल प्रणाली में अधिकांश जीव जो होता है वो विशेष परिवेश जो उसका सेटिंग होता है उस पर निर्भर करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे पानी को मछली की जरूरत, मछली को पानी की जरूरत होती है, ठीक है, लेकिन मछली पानी के अलावा फिर भोजन कैसे करेगा, यानी उसकी सुरक्षा कैसे होगी, उसके रहने की जगह, इसके लिए भी वो अन्य जीवों और अन्य परिस्थितियों पे निर्भर करता है। तो ये सारी चीज जो होती है ये आपको एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है। इसमें कुछ आप देखेंगे कि ये जो तंत्र होता है उसमें कुछ निश्चित पदानुक्रमण होते हैं, यानी हायरार्की होता है। और ये जो हायरार्की होता है, जिसको हिंदी में आप पदानुक्रम कह सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं और इससे पता चलता है कि क्या कोई जीव जीवित रहेगा या नहीं रहेगा। अगर कोई चैन है, उस चैन में से बीच में कोई गायब हो गया तो फिर वो चैन कोलैप्स कर जाएगा। तो ये भी इसका एक स्टडी का महत्व आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। तो भोजन के लिए जीव एक दूसरे पर कैसे निर्भर रहते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, कुछ जीव विशेष रूप से जो पौधे होते हैं, प्लांट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको पर्यावरण में मौजूद मिट्टी, पानी, हवा और ऊर्जा सीधे उससे अपनी जरूरत पड़ी, यानी पर्यावरण यानी सनलाइट से सीधा ऊर्जा लिया और ये सारी चीजें मिट्टी और ये सारी चीज को मिला के अपना भोजन बनाया। तो इसीलिए इसको स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। लेकिन अधिकांश जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, परस्पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। जैसे पौधे या अन्य जीव से वो प्राप्त करते हैं। अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्रों में आप देखेंगे तो अन्योनाश्रिताओं यानी कि इंटरडिपेंडेंसी पाया जाता है, यानी एक दूसरे पे निर्भर होता है। और ये एक जटिल श्रृंखला होती है जिसे खाद्य जाल कहा जाता है, यानी फूड वेब। तो फूड वेब पर तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे ये जो लेवल होता है, एक चेन जो होता है, इसमें एक पोषण स्तर होता है जिसको ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। तो उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। पोषी स्तर या पोषण स्तर या उसको आप ट्रॉफिक लेवल भी कहते हैं। तो इसको एक इस चित्र से बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं। और आप जानते हैं कि हम कोशिश ये करते हैं आपको समझाने के लिए कि ग्राफिक्स, एनिमेशन और चित्र से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप उसे बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। तो देखिए, इसमें सबसे नीचे जो आप देखेंगे जो अन्य जीवों में उपभोग किए बिना पर्याय, जैसे कि आप क्या देखेंगे, पौधा। ये क्या करता है, आपको पौधा क्या करेगा, आपको मिट्टी, पानी, हवा, ऊर्जा को अपनी आवश्यकता की चीजों से प्राप्त करता है, यानी इसको ऑटोट्रॉफ कहते हैं, स्वपोषी। यानी ये क्या हो गया आपको, ऑटोट्रॉफ। ये जो आप यहाँ मकई का खेत देख रहे हैं तो ये स्वपोषी का एक विशिष्ट उदाहरण है, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये ऑटोट्रॉफ। इससे आगे जाएंगे, इसी फिगर में हम लोग देखें, इसी फिगर में देखें तो वे जीव जो सीधा या मकई खा रहे हैं या अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि किसी पौधे से, तो वो विषम पोषी यानी हेटेरोट्रॉफ कहलाते हैं। यानी इससे जो भी जीव करेगा, चाहे आप डायरेक्ट कर लें इंसान या कोई भी जानवर, तो वो क्या कहलाएगा, हेटेरोट्रॉफ या विषम पोषी कहलाएगा। इस चित्र में आप देखेंगे मनुष्य, गाय दोनों विषम पोषी। और इसमें अगर आप देखेंगे इस लेवल पे, क्या अगर मनुष्य सीधे ही मकई खाता है और गाय भी सीधे मकई खाता है तो दोनों एक ही लेवल पे है, क्या है, फर्स्ट लेवल है। लेकिन आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि यदि हम सीधे मक्का खाते हैं तो हम प्रथम स्तर के या फर्स्ट लेवल के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट लेवल का है। लेकिन अगर हम मवेशियों को मक्का खिलाते हैं, कोई भी जानवर को हमने मक्का खिला दिया और उसका फिर या दूध पीते हैं या फिर उसका मांस खाते हैं, तो हम क्या होंगे, सेकंड लेवल के हेटेरोट्रॉफ होंगे। यहाँ इसको हमने मक्का खिलाया, फिर इसका हमने अगर दूध पिया या फिर इसका गोश्त खाया, तो इसको अगर हम कुछ भी करें तो ये फिर क्या होगा, सेकेंड लेवल आपका हेटेरोट्रॉफ होगा। कोई भी आप मवेशी को इस तरह से कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए कि किस तरह से ट्रॉपिक लेवल होता है। ये हो गया आपको फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल। फिर अगर मान लिया सपोज कीजिए इसके जगह, इंसान की जगह और कोई जानवर होता है जो इस जानवर का गोश्त खाता है और फिर ये उससे, तो वो फिर थर्ड लेवल। इस तरह से एक हायरार्की आपको इसका आश्रित का मिलेगा, इस यानी अनुनाश्रय संबंध, एक दूसरे से संबंधित आपको मिलेगा। ये देखिए, अब ये क्या है, अब आपका ये सेकेंड लेवल, ठीक है। आगे चलते हैं।
मकई उगाने में क्या होता है कि आप इसको थोड़ा सा समझिए। मकई उगाने में बड़ी ऊर्जा लगती है, वो सूर्य से सनलाइट लेता है, फिर आप देखेंगे उससे ट्रैक्टर से आपकी खेत की जुताई होती है, फिर किसान की ऊर्जा लगती है, फिर ट्रक को बिजली देनी पड़ती है, फिर मतलब ट्रकों को बिजली देने के लिए ऊर्जा मकई के खेत से सुपरमार्केट तक ले जाते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है यदि हम एक दूसरे में उच्च स्तरीय विषमपोषी में देखें तो ये काफ़ी रूप में होते हैं और बहुत अधिक ऊर्जा, यानी एक मकई को आपको उपजाने में बहुत टाइम लगता है और फिर वो ये खाता है और फिर इसमें इतना आपको, तो इसमें एनर्जी प्लस हुआ, इसमें एनर्जी और इन तीनों का एनर्जी। तो अगर हम सेकंड लेवल का हेट्रोट्रोफ है तो हम ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, अगर हम फर्स्ट लेवल के हेट्रोट्रोफ है तो हम कम एनर्जी उपयोग करते हैं। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि आप शाकाहारी बनते हैं, शाकाहारी में आप एनर्जी कम यूज करते हैं, अगर मांसाहारी बनते हैं तो एक आपका ट्रॉपिक लेवल ऊपर हो गया, तो जैसे ही आपका ऊपर लेवल हो गया तो आपका एनर्जी कंजम्पशन बढ़ गया। तो इसीलिए क्लाइमेट चेंज के लिए जो कहा जाता है कि वेजिटेरियनिज्म अच्छी बात है, तो इसको लेकर के इसी वजह से कि हम ज़्यादा जैसे जैसे लेवल आपका ट्रॉपिक ऊपर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका एनर्जी यानी ऊर्जा का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल यानी फूड चेन और फूड वेब पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ये आप एक देख लीजिए, ये खाद्य श्रृंखला है, यदि एक श्रृंखला बना हुआ, तो इसको अगर हम नीचे से देखें, ये कैक्टस, ये जो कैक्टस है, तो एक प्रकार की जीव दूसरे निर्भरता को चित्रित करने का एक तरीका है कि उन्हें नीचे से ऊपर तक उपभोग के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, आसानी से आप उसको अरेंज कर लें। जैसा कि यहाँ आप ये देख रहे हैं कि ये नीचे से ऊपर तक एक अरेंजमेंट है, तो इस अरेंज आप कर सकते हैं इस तरह से अरेंजमेंट, और ये अरेंजमेंट करने के बाद आप इजीली कर सकते हैं। तो इसमें हम देखें कि जो बेस है, जितने एक तरीके इसमें हम देखें कि कैक्टस जो है, कैक्टस की यहाँ 3 किस्में, 3 प्रजाति, ये है, ये है, ये है, दर्शाए गए हैं, जिसमें स्वपोषी। अब ये क्या है, कैक्टस आपका ऑटोट्रॉफ है, ये आपके आधार पे है। तो ये जो है क्या करता है, जैसे कि हमने बताया कि मिट्टी से पोषक तत्व लेते हैं, पानी हवा से प्राप्त करते हैं और सूर्य से प्रकाश संश्लेषण से संचालित करते हैं, और इस कारण इसको स्वपोषी कहा जाता है। और ये स्वपोषी को ही आपको प्राथमिक उत्पादक या प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा जाता है, ये भी हमेशा ध्यान रखिएगा। प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्राथमिक उत्पादक किसको कहा जाता है, स्वपोषी को कहा जाता है। और विषमपोषी जो होता है, जो फर्स्ट लेवल का हेट्रोट्रोफ होता है, उसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर। तो अब देखिए, ये टिड्डा यहाँ से लिया तो ये क्या हो गया आपको, प्राइमरी कंज्यूमर। तो चलिए आगे देखते हैं इसी में टिड्डा को। तो यदि टिड्डे कैक्टस के कुछ हिस्सों को खाता है, यहाँ पे आपका खाया, तो वो प्रथम स्तर का विषमपोषी होगा यानी फर्स्ट लेवल का, और ये प्राइमरी कंज्यूमर होगा। ठीक है। और ये टिड्डा जो है, ये फाइनली क्या होगा कि सांप इसको खा लेगा या उल्लू खा सकता है, तो ये तीसरे स्तर का विषमपोषी होगा, यानी आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा, दूसरे स्तर का हो जाएगा विषमपोषी। और फिर ये उल्लू जो सांप को खा जाएगा तो ये क्या होगा, तीसरे लेवल। तो इस तरह से आपको ये चैन बनता दिखाई देगा। लेकिन होता क्या है कि जैसा कि मैंने कहा कि सांप टिड्डा को, लेकिन सांप टिड्डा को नहीं खा सकता, हो सकता है चूहा को खा ले, हो सकता है सांप कोई दूसरा ही जानवर को खा ले। तो इसका मतलब है जो हमारा परिवेश है, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें ये जिस तरह से हमने ये सीधा चैन देखा, इस तरह का सीधा चैन बहुत कम मिलता है। तो इसका मतलब ये एक जटिल आपको संरचना है। तो वही जटिल संरचना के बारे में आप देखते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग फूड वेब कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न प्रकार के जीवों के बीच जो संबंध है वो नॉर्मली हम देखेंगे एकल रैखिक श्रृंखला, जो हम लोग फूड खाद्य श्रृंखला दिखाया था वैसा नहीं होता है, उसकी तुलना में अधिक जटिल हो जाता है। ऐसी जटिलताओं को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, फूड वेब का यूज करते हैं, फूड वेब का यूज करते हैं और इसको एक नेटवर्क बनाने की कल्पना करते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे एक हम चूहा को अगर देखते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, इस चूहा को हम देखते हैं, ठीक है, ये चूहा है।
अब क्या है कि इस खाद्य जाल में हम देखें कि जीव के पास कई खाद्य स्रोत है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर एक सांप है तो वो सिर्फ टिड्डे को नहीं खा रहा है, ये टिड्डा को भी खा सकता है, चूहा को भी खा सकता है, चींटी को भी खा सकता है, गिलहरी को भी खा सकता है। तो यहाँ आप देखिए गिलहरी है, ये तो कई कई को खा सकता है। तो जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल हमने दिया कि चूहा, ये चूहा देख रहे हैं, तो चूहा कैक्टस या टिड्डे को खा सकता है। ये डायरेक्ट चूहा यहाँ आके उतर के कैक्टस को खा लेगा या टिड्डे को खा लेगा। और फिर क्या होगा, उल्लू या सांप, ये जो ये वहाँ उल्लू है या ये सांप है, ये दोनों चूहा को खा सकता है। या आप सोचिए कि सांप ने मतलब सांप जो है वो चूहा को खा गया, अब इस सांप को क्या करेगा, फाइनली उल्लू खा लेगा। तो सांप भी उल्लू का शिकार बन सकता है। तो इस तरह से आप ये देखेंगे ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन नजर आएगा, और इस कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन को क्या कहते हैं, फूड वेब या खाद्य जाल कहते हैं। तो इसको हम, तो अब ये फूड वेब के बाद चलते हैं मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी और अपर्दाहारी या डिट्रोवोर्स। इसको हम इंग्लिश में सामान्य तरह कह सकते हैं कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस और डिट्रोवोर्स। तो इसको हम लोग एक तरीके से देखते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये तीन मोटे तौर पे जो है आप पहचान गए होंगे। हर्बीवोरस शाकाहारी हाथी, सर्वाहारी भालू, उसी तरह से कार्निवोरस मांसाहारी शेर। तो विभिन्न प्रकार के जीव विभिन्न प्रकार के भोजन पसंद करते हैं। कुछ क्या होता है, कुछ को देखिएगा आप केवल पौधे खाते हैं शाकाहारी, कुछ केवल मांस खाते हैं मांसाहारी, कुछ विविध आहार लेते हैं सर्वाहारी, और कुछ मिट्टी से भोजन प्राप्त करते हैं जिसको अपर्दाहारी या डिट्रोवोर्स आप कह सकते हैं। ऐसी खाद्य प्राथमिकताएं खाद्य श्रृंखला या वेब में उस प्राणी की स्थिति को नियंत्रित करती है। यानी अगर कोई एक घट जाए तो दूसरा का तादाद बढ़ सकता है या दूसरा चेन टूट सकता है। तो इसको एक नियंत्रित तरीके से ये करने का होता है। जैसे सपोज कीजिए अगर मांसाहारी खत्म हो जाए तो हर्बीवोरस की इतनी ज़्यादा तादाद हो जाएगी कि वो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए सबका एक बैलेंस आपको हमारे ये पारिस्थितिकी तंत्र में बना हुआ मिलता है। तो चलिए आगे देखते हैं इसी में। तो जैसा कि मांसाहारी की बात अगर हम करें तो विशेष रूप से आप देखेंगे जानवरों के मांस खाते हैं मुख्य रूप से। इसमें शेर है, आप देख लीजिए यहाँ पे आप शेर को देख सकते हैं। और ये शेर जो है, शेर के अलावा जो जंगली बिल्ली है, उसी तरह से आप शिकारी पक्षी है, उसी तरह से सांप है, अन्य सर्पसृप और कई कीड़े भी हैं। कुछ मांसाहारी, कुछ ऐसे मांसाहारी हैं जो सिर्फ कीड़े को ही खाते हैं, उसको कीटभक्षी या इंसेक्टिवोरस भी कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे हैं। तो ये आप देख लीजिए, तो ये आपको लायन मतलब शेर। आगे चलते हैं। दूसरा आप देखिए इस हाथी की तरह, अब इस हाथी को देखिए इतना बड़ा है, क्या है, शाकाहारी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कहते हैं, पेड़ पौधे ही खाते हैं। तो जैसे इसमें घोड़े, बकरी, हिरन, जिराफ जैसे चरने और पेड़ों के पत्ते खाने वाले। तो पेड़ों के पत्ते खाने वाले को नॉर्मली ब्राउजिंग एनिमल कहा जाता है, ये जंतु है। और कई ऐसे पक्षी भी होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जैसे कि बीज या फल खाने वाले कीड़े या छोटे स्तनधारी, ये आपको होते हैं। कीड़े और छोटे स्तनधारी कुछ होते हैं। उसी तरह से कुछ शाकाहारी जीव जो होते हैं वो पानी के अंदर भी रहते हैं। बहुत सारे ऐसे शाकाहारी जीव आपको मिलेंगे जो पानी के अंदर होंगे। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं ये सर्वाहारी है, जिसको ओमनीवोरस कहा जाता है। विविध आहार वाले प्राणी है जिनमें पौधे, अन्य जीव, लगभग कोई भी खाने योग्य चीज होगी तो वो ले लेंगे। उसी तरह से देखेंगे इसमें अधिकांश भालू, रैकून, कोटी मुंडी, ये जो है ये कोटी मुंडी है। उसी तरह से कुछ पक्षी, छोटे स्तनधारी, कुछ कीड़े, मछलियाँ, और यहाँ तक कि हमारा मनुष्य जो है, यानी मनुष्य है, वो भी सर्वाहारी में ही आता है, ओमनीवोरस में ही आता है। तो ये भी एक आपका फूड श्रृंखला का पारिस्थितिकी तंत्र का एक। दूसरा आगे हम लोग चलते हैं, तो आगे देखते हैं डिट्रोवोर्स या अपर्दाहारी, जिसको आप कहते हैं डिट्रोवोर्स कहते हैं। ये मिट्टी में सड़ने वाले निर्जीव, यानी जो डेड प्लांट और एनिमल होता है, जो पौधे या जंतु मर जाते हैं उसको ये खाते हैं, उसके अवशेषों को ये खाते हैं। इसमें मुख्यतः आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो केंचुआ है। ये केंचुआ आप देख रहे हैं, तो केंचुआ सबसे इसमें महत्वपूर्ण इसमें
केंचुआ है। उसी तरह से इसमें अन्य भी आप देखेंगे तो मिलीपोड, मक्खियाँ, समुद्री कीड़े इत्यादि। तो सी कुकम्बर जिसको कहते हैं, तो ये देखिए ये सी कुकम्बर है, यहाँ ये क्या है, सी कुकम्बर। ये समुद्र के तल के नीचे आपको मिलता है, तो ये भी आपको डिक्टियो वोर्स है, तो ये भी आपको मिलता है। आगे चलते हैं, आगे कुछ अन्य तरह के जीवों पे हम लोग देखते हैं प्रजातियों में। तो के चयनित और आर चयनित प्रजातियां, जैसा कि मैंने बताया कि के सिलेक्टेड और आर सिलेक्टेड स्पीसीज आखिर होता क्या है, तो उस पर भी चलते हैं। तो ये देखिए के सिलेक्टेड और आर सिलेक्टेड स्पीसीज के बारे में। तो हम जीवों को उसकी प्रजनन रणनीति यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी पे उसको हम देखते हैं, और इसके आधार पे उसको हम ग्रुप कर सकते हैं, समूहित कर सकते हैं। इसमें से कुछ प्रजातियों में मनुष्य की तरह कम और दुर्लभ संतानें होती हैं, जैसे इंसान है 1, 2, 3, उससे ज़्यादा 4 बहुत हुआ तो नॉर्मली। इससे उनके जीवित रहने की संभावना को बढ़ाने के लिए उसको क्या होता है, ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। हम लोग जानते हैं चाइल्ड केयर यानी बच्चों की देखभाल आपको अच्छी तरह से करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी तरह से अन्य प्रजाति ऐसे होते हैं जिसका प्रजनन दर काफ़ी उच्च होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई संतानें होती है, लेकिन वो वयस्क होने तक जीवित नहीं है। यानी होती तो बहुत संतानें हैं, लेकिन जो एडल्ट होने से पहले ही बहुत सारे उसमें मर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें आप देख लें तो इन प्रकार के जीवों को, यानी इन 2 प्रकार को, के चयनित और आर चयनित। आर मीन्स रिप्रोडक्टिव, तो ये आर चयनित हो गया और ये के चयनित हो गया, ये वाला। तो इसको हम के और आर को भी एक एक करके देखते हैं। चलिए ये देखिए, तो आप ये देख सकते हैं, ये जिसमें मानव से लेके हाथी जो भी बड़े जीव हैं, ये के सिलेक्टेड स्पीसीज है। तो के चयनित प्रजातियां जिसमें प्रजनन और परिपक्वता की दर धीमी होती है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चा पैदा हुआ उसका और तुरंत दो महीने के अंदर ही यंग हो गया, नहीं, इसमें हम जानते हैं कई साल लग जाते हैं। तो ये मनुष्य का भी होता है। उसी तरह से इसकी परिपक्वता धीमी दर रखती है, लेकिन मजबूत और लंबे समय तक पोषण, लंबे समय तक आपको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, जिससे वयस्कता जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। यहाँ के का तात्पर्य हम देखेंगे कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ अगर हम के सिलेक्टेड स्पीसीज की बात कर रहे हैं तो के का मतलब है यहाँ कैरिंग कैपेसिटी। चलिए आगे चलते हैं, आर सिलेक्टेड स्पीसीज पे चलते हैं। तो आर सिलेक्टेड स्पीसीज या आर चयनित अपेक्षाकृत बार बार असंख्य संतानें पैदा करके, जैसे कि खरगोश आप देख लीजिए, मधुमक्खी देख लीजिए, इस तरह का बैक्टीरियाज देख लीजिए, तो ये काफ़ी तेजी में करते हैं, लेकिन वो परिपक्व उनकी देख रेख बहुत कम होती है। अब इतना ज़्यादा होता है, लेकिन वो कुछ बड़ा होने तक बहुत सारे मर जाते हैं, यानी जीवित ही नहीं रह पाते हैं। तो ये होता है आर का तात्पर्य यहाँ प्रजनन है, रिप्रोडक्शन से है, यानी आर का जो है आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड। तो यहाँ आगे चलते हैं हम लोग खाद्य श्रृंखला में जैव आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशन ऑफ फूड चेन। तो फूड चेन में आप कैसे देखते हैं बायो मैग्निफिकेशन, तो चलिए एक देखते हैं यहाँ। तो इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे कई रासायनिक तत्व या यौगिक खाद्य श्रृंखला में अपना काम करता है, वो अधिक केंद्रित या जैव या बायो मैग्निफाइड होता रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे आप केमिकल छिड़कते हैं अपने खेत में, बहुत सारे लोग चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो या खाद्य के रूप में बहुत सारे चीज़ ऐसा हैवी मेटल्स आप देते हैं। वो हैवी मेटल्स क्या होता है, आपका पौधा बढ़ता है, पौधे से एक पक्षी खाता है, उस पक्षी में वो कंटामिनेटेड हुआ है, कोई भी जानवर खाया, उस जानवर को अदर जानवर खाया, और उस अदर जानवर को अदर जानवर खा लिया। तो इस तरह से जितना हायर लेवल पे होगा वो उसका जो टॉक्सिक चीज़ है, टॉक्सिन से वो बढ़ता जाएगा, और इस तरह से जो हायर लेवल के जो हेटरोट्रॉप्स है या जिसको विषमपोषी हम लोग कहते हैं, तो वो उसकी संभावना क्या होगी, बीमार या मरने की संभावना अधिक होगी। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे भारत में गिद्ध है, गिद्ध को बहुत तरह से, तो इसको इस तरह से हम देखें आगे इसमें, तो उच्च स्तर का जो हेटरोट्रॉप्स होता है, जो मैंने बताया कि उच्च स्तर का विषमपोषी, जैसे कि ये ईगल देख लेंगे अमेरिका में, तो निचले स्तर के हेटरोट्रॉप्स को करते हैं जो स्वयं ऑटोट्रॉप का उपयोग करता है। इस तरह से भारी धातु या अन्य विषाक्त पदार्थ का अंशों की सांद्रता क्या है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। और आप देखेंगे कि इस तरह से जो शिकारियों के शिकार जो हायर लेवल का प्रीडेटर है, जो हायर लेवल का ये है, तो इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि अगर इसमें कोई 0.04 ppm है, तो अगर फर्स्ट लेवल का कंज्यूमर में 0.4,
सेकेंड में 0.23, थर्ड लेवल में 2.7 और फोर्थ लेवल में 13.8 ppm। आप सोचिए 13.8 ppm कहाँ 0.04 ppm था, तो इतना ज़्यादा उसमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। उससे क्या होता है, वो बीमार पड़ सकता है या हायर लेवल में मर सकता है। इस तरह से DDT छिड़कने से ये स्थिति पैदा हुई थी 1970 के दशक के बाद से, जब हुआ था अमेरिका में। अमेरिका के जो ये ईगल्स थे ये काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन होने लगे। उसी तरह से अगर आप एज्यूम कीजिए अपने आप को याद में 20 साल 30 साल पीछे ले जाइए, तो पहले गिद्धों की कितनी बड़ी तादाद होती थी, कितना झुंड होता था। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने केमिकल यूज करना शुरू किया, गिद्धों की मृत्यु होती गई। तो इस तरह से उसके मृत्यु का कारण क्या था, बायोमैग्निफिकेशन, यानी इस तरह से हम जो बेतरतीबी से छींटते हैं। और ये भी कहीं ना कहीं हम देखें तो मानव ही इसके लिए जिम्मेदार है। तो पर्यावरण में ये सब समझना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो एक समझना बहुत ज़रूरी था। इस तरह के क्वेश्चन आपसे के आते हैं, और जैसा कि मैंने बताया तो बहुत दिनों के बाद हमारा ये श्रृंखला शुरू हुआ है, और ये अब लगातार होगा। जैसे कि आपने देखा कि ये सैटरडे है आज, तो सैटरडे को और थर्सडे को, ये थर्सडे को इंग्लिश में और सैटरडे यानी शनिवार को हिंदी में आपको ये मिलता रहेगा। अब ये मैंने श्रृंखला शुरू कर दिया है, आपको पर्यावरण से संबंधित हर तरह का टॉपिक मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि जो टॉपिक आप चाहिएगा, आपके फरमाइश पे भी बन सकता है। और एक हमारा खुद का श्रृंखला, हमसे पूछे तो वो जानते हैं। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे फिर से अनुरोध है कि इसको ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग में से कोई भी कुछ मदद करना चाहे तो डेफिनेटली मदद कर सकते हैं। चलिए, फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।